नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू कुमार क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो क्लास 10th के लिए जो 2026 में जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है, तो उसी में जो है विज्ञान विषय के लिए जो विज्ञान विषय में जो रसायन शास्त्र से जो VVI दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो उसी प्रश्न को हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन कौन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि कौन कौन इसमें VVI प्रश्न है 2026 एग्ज़ाम के लिए। ठीक है दोस्तों, और इसमें मैं उस प्रश्न का उत्तर भी बताता चलूँगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस चैनल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है रसायन शास्त्र का जो है दोस्तों, ये चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो इसी चैप्टर से जो है सो हम लोग VVI प्रश्नों को देखेंगे, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा और परीक्षा में जो है यह 5 अंक का होता है दोस्तों। ठीक है, इससे 5 अंक आपको प्राप्त होंगे दीर्घ उत्तरीय से। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। देखिए, प्रश्न है रासायनिक समीकरण क्या है, निम्नलिखित समीकरण से कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए तो देखिए इसका आंसर क्या है दोस्तों। किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस प्रतिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के अभिकर्मकों एवं उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों को व्यवस्थित करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, यानी ये जो आप दोस्तों देख रहे हैं ये रासायनिक समीकरण है। ठीक है, देखिए इस समीकरण से क्या क्या सूचना प्राप्त होता है। ठीक है, तो उसमें यही दिया हुआ, देखिए दोस्तों, ये सल्फर डाइऑक्साइड का 2 अणु है और ये ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का 2 अणु बनता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है नीचे, इस रासायनिक समीकरण में सल्फर डाइऑक्साइड के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु से अभिक्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड के 2 अणु का निर्माण करता है। इसमें अभिकर्मकों को तीर चिन्ह के बाईं ओर तथा दाईं ओर दर्शाया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है दोस्तों कि ये तीर चिन्ह के बाईं ओर जो होता है उसको अभिकारक बोलते हैं दोस्तों, और तीर चिन्ह के ये दाईं ओर है उसको प्रतिफल बोला जाता है दोस्तों। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाएं क्या है? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, स्टरीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ये क्या है? तो इसका इसमें अ, अथवा में भी है दोस्तों प्रश्न, विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखे। ठीक है, देखिए अथवा में ये है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार उदाहरण सहित लिखे। ठीक है, तो ये सब है प्रश्न। अब देखिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, उत्तर है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है,
न ही कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है या बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने और जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या है ये? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों, ये बिना बुझा हुआ चूना है CaO। ठीक है, ये जल के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो ये जो है बुझा हुआ चूना बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, और अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि अभिकारक, अभिकर्मक मतलब अभिकारक, तो टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है वे वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण हो गया देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ठीक है, लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो ये लेड ऑक्साइड में टूट जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूट जाता है और ऑक्सीजन मुक्त होता है। ठीक है, अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है तो वह विस्थापन अभिक्रिया होता है। ठीक है, जैसे देखिए कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में अगर हम जिंक का एक टुकड़ा डालते हैं तो उसमें से क्या होता है दोस्तों कि वो कॉपर को अलग कर देता है। ठीक है, और मतलब जिंक जो है ये कॉपर को अलग कर देता है और यहाँ पर इसके साथ जिंक आ जाता है। ठीक है, इसलिए क्योंकि जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन में जब हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो इसमें से आयोडीन अलग हो जाता है और पोटेशियम क्लोराइड का जलीय विलयन बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया ये क्या है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है। ठीक है, चलिए उदाहरण देखिए बेरियम क्लोराइड और ये सोडियम सल्फेट आपस में मिलता है तो यहाँ पर क्या होता है कि बेरियम सल्फेट बनता है और NaCl बनता है। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि इसमें जो आयनिक यौगिक होता है दो दो आयनिक यौगिक जो है अपने आयन का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये बेरियम, जैसे दोस्तों ये BaCl2 है तो Ba पर प्लस है, Cl पर माइनस है और प्लस में ये सोडियम सल्फेट है यानी Na2SO4, तो इस पर प्लस है इस पर माइनस है। ठीक है, तो ये बेरियम जो है सल्फेट आयन के साथ जुड़ा और यह क्लोरीन जो ऋणायन है ये Na धनायन के साथ जुड़ जाता है और उसके बाद में ये सब बना देता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग स्टरीकरण अभिक्रिया। देखिए इसी प्रकार से इसमें है दोस्तों ये सिल्वर नाइट्रेट जो है सोडियम क्लोराइड के विलयन के साथ जब रिएक्शन करता है तो AgCl बनता है और NaNO3 बनता है। ठीक है, इसमें Ag प्लस है, NO3 माइनस है, Na प्लस है, Cl माइनस है और ये जुटा और इधर ये बनाया। चलिए आगे देखते हैं स्टरीकरण अभिक्रिया क्या है। देखिए तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एल्कोहल कार्बनिक अम्ल से अभिक्रिया कर एस्टर का निर्माण करते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया कर इथाइल एसीटेट बनाता है। ठीक है, ये हो गया इथाइल अल्कोहल हो गया दोस्तों, एसिटिक अम्ल ये है सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में और ये बना दिया
इथाइल एसीटेट यानी CH3COO C2H5 यानी इथाइल एसीटेट हो गया और ये जल मुक्त हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए संक्षारण क्या है, संक्षारण रोकने के उपाय बताइए, अथवा निम्न पदों का वर्णन करें तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दें। संक्षारण, विकृति, गंधिता। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। संक्षारण, लोहे की बनी हुई वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर ललिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती। आमतौर पर इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के उदाहरण है। ठीक है, संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, जहाज तथा धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोस्तों ये विकृति गंधिता क्या है। तो वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तब उसका स्वाद या गंध में परिवर्तन आ जाता है। उपचयित होने पर तेल और वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। वायु रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि, मतलब कहने का मतलब है दोस्तों कि देखिए यहाँ पर बताया गया है कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली को नाइट्रोजन जैसे गैस से युक्त कर दिया जाता है। ठीक है, ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके और उन्हें देर तक संरक्षित रखा जा सके। ठीक है, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि चिप्स का पैकेट जो हम लोग खाते हैं तो उसमें नाइट्रोजन ही गैस भर दिया जाता है ताकि उसका उपचयन न हो सके और देर तक वो सुरक्षित रह सके। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न समीकरण को संतुलित करना है आपको। ठीक है, तो इसको संतुलित करना है। जैसे देखिए दोस्तों संतुलित में क्या है, Fe2O3 प्लस एल, इधर है Fe+Al2O3 प्लस उष्मा। इसको संतुलित यानी संतुलित करने का मतलब है दोस्तों कि इस तीर के बाएं तरफ जो है कुल परमाणुओं की संख्या और इस तीर के दाएं तरफ जो है वो कुल परमाणुओं की संख्या आपका बराबर होना चाहिए, उसी को संतुलित बोला जाता है। ठीक है, जैसे इधर देखिए, इधर जो है आयरन का परमाणु का संख्या 2 है लेकिन इधर 1 है। ठीक है, तो इसको संतुलित आपको करना है, कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए इधर एल्युमिनियम का परमाणु का संख्या 1 है लेकिन इधर 2 है, तो इसी को बराबर करना है। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए संतुलित हो गया, इसका संतुलित रूप ये है Fe2O3 प्लस 2Al, इधर हो गया 2Fe, इधर हो गया Al2O3 प्लस उष्मा निकल गया। ठीक है, यहाँ पर 2 लगा देंगे, फिर यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो ये संतुलित हो गया। देखिए इसमें है Na2SO4 प्लस BaCl2, इधर है BaSO4 प्लस NaCl, इसको संतुलित करना है। तो इसमें संतुलित करने के लिए आपका जो है दोस्तों ये जो NaCl है इसके पहले 2 लगा देंगे। ठीक है, तो ये संतुलित हो जाएगा समीकरण। ठीक है, अगला है PbNO3 और इधर ताप की उपस्थिति में PbO प्लस NO2 प्लस O2, इसको संतुलित करना है। तो इसको संतुलित करने के लिए देखिए दोस्तों इसमें क्या है, इसमें ये PbO के आगे 2 लगाना है आपको। ठीक है, और ये NO2 के आगे आपको 4 लगाना है। ठीक है, 4 लगाना है, तो आपका जो है दोस्तों ये संतुलित हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं हम लोग दोस्तों, देखिए ऑक्सीजन का संख्या यहाँ पर कितना है, 3 दूनी 6, 6 दूना
यहाँ पर ऑक्सीजन का संख्या है दोस्तों 3 दूना 6, ठीक है, 6 दूना 12, यहाँ हो गया 4 दूनी 8, 8 दू 10, यहाँ छूटा हुआ है दोस्तों, यहाँ 2 होगा, ठीक है, 2O, यानी कि यही O2 दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से संतुलित हो जाएगा ये। इसमें देखिए दोस्तों Fe है, Fe प्लस H2O, इधर हो गया Fe3O4 प्लस H2, इसको संतुलित करना है। तो Fe के आगे 3 लगाना है आपको, H2O के आगे 4 लगाना है आपको, ठीक है। और यहाँ जो है H2 के आगे फिर 4 लगाना है आपको, संतुलित हो जाएगा। आगे NaCl प्लस H2O, इधर NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, तो इसमें NaCl के आगे आपको 2 लगाना है, H2O के आगे आपको 2 लगाना है, ठीक है, इसके आगे आपको 2 लगाना है, Cl2H2, उसके बाद संतुलित हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या करें। प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण देना है आपको। देखिए इधर है उपचयन, इधर है अपचयन। देखिए उपचयन क्या है? देखिए किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ठीक है। उपचयन यानी कि दोस्तों ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? यानी कि ऑक्सीजन का बढ़ना या हाइड्रोजन का कमना, ठीक है। तो जैसे में देखिए मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुट गया, यानी इसका ये ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। इसमें CuO है, यह हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुट गया, ठीक है, तो ये हो गया। आगे देखिए यहाँ H2 में O2 की वृद्धि, अर्थात H2 के साथ O2 ने मिलकर जल बनाया, ठीक है। अपचयन क्या है? यानी कि दोस्तों रिडक्शन अभिक्रिया। देखिए पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का कमी या हाइड्रोजन में वृद्धि होती है, ठीक है। उदाहरण देखिए जिंक ऑक्साइड है और ये कार्बन है, तो इसमें क्या हुआ कि जिंक निकल गया, ठीक है, जिंक किधर हो गया, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेस, इसका रिडक्शन हो गया, मतलब उपचयन हो गया। इसमें देखिए Fe2O3, इधर Al, इधर हो गया 2Fe प्लस Al2O3। तो इसमें क्या हुआ कि फेरिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इसका अपचयन हो गया, ठीक है, इस तरह से हो गया। चलिए आगे देखिए निम्नांकित रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना। इसका संतुलित रासायनिक समीकरण आपको लिखना है, एल्यूमिनियम और प्लस में ऑक्सीजन, ठीक है। तो एल्यूमिनियम प्लस में ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ये बना दिया, संतुलित है, ठीक है। तो ये हो गया 4Al प्लस 3O2, इधर हो गया 2Al2O3, ठीक है। ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3 और प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, और ये मिल करके बनाया है ये एल्यूमिनियम क्लोराइड, और इधर जल। इसका संतुलित ये है, आप लोग देख सकते हैं, कैल्शियम प्लस जल, कैल्शियम और ये जल, और ये बना दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बना दिया। लोहा प्लस भाप, तो लोहा हो गया ही Fe भाप यानी H2O, तो ये बना दिया Fe3O4 प्लस H2 बना दिया। सोडियम प्लस जल, तो सोडियम प्लस जल, तो ये बना दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये जल हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो इस तरह से आप संतुलित समीकरण ये है, देख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें, ठीक है। देखिए मीथेन को वायु में जलाया जाता है, इस तो ये हो गया CH4 प्लस 2O2, इधर हो गया Ca2 प्लस 2H2O प्लस उष्मा, ठीक है। अगला है एथेनॉल को वायु में जलाया जाता है। इथेनॉल मतलब C2H5OH हो गया प्लस 3O2, तो बनता है 2CO2 प्लस 3H2O प्लस उष्मा मुक्त होता है। अगला इथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है, तो इसका हो गया 2C2H5OH, ये इथेनॉल हो गया, और ये 2Na, तो
बनता है 2C2H5ONA प्लस H2। ठीक है। अगला है इथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो इथेनोइक अम्ल, ये 3 नंबर है, CH3COOH होगा इथेनोइक अम्ल, यानी कि एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया किया यानी NaOH, तो बनाता है CH3COONA प्लस H2 यानी कि सोडियम एसीटेट और जल बनाता है। ठीक है। आगे है इथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3COOH प्लस Na2CO सोडियम कार्बोनेट है ना दोस्तों, तो Na2CO3 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ही बना देता है 2CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। देखिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या अधिक पदार्थ संयुक्त होकर केवल एक पदार्थ बनाते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, तथा वे अभिक्रियाएं जिनमें यौगिक दो अधिक सरल पदार्थों में टूटता है वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अतः वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत है। ठीक है। उदाहरण में देखिए, यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ करके जल बनाती है। ठीक है। तो ये आपका संयोजन अभिक्रिया है। देखिए, संयोजन हो गया, ये संयोजन हो गया। और ये जब जल टूटता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया, तो ये आपका अपघटन यानी कि वियोजन अभिक्रिया हो गया। ठीक है। सोडियम और क्लोरीन मिलकर के सोडियम क्लोराइड बना दिया, संयोजन है। और सोडियम क्लोराइड जब टूटता है तो सोडियम और क्लोरीन गैस मुक्त होता है, तो ये अपघटन अभिक्रिया। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित अभिक्रिया में अपचयित होने वाले पदार्थ और उपचयित होने वाले पदार्थ का नाम आपको लिखना है। तो SO2 प्लस 2H2S, और इधर हो गया 2H2O प्लस 3S। दूसरा है बी में, निम्नलिखित अभिक्रिया में उपचायक और अपचायक चुनिए। H2S प्लस I2, इधर हो गया 2HI प्लस S। पहला में देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए, यहाँ पर SO2 का परिवर्तन S में हो रहा है। ठीक है। यहाँ पर SO2 का परिवर्तन S में हो रहा है, मतलब इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, मतलब इसका क्या हुआ, तो इसका अपचयन हुआ दोस्तों। ठीक है। तो इसका अपचयन हुआ, यहाँ पर हो गया, इसका अपचयन हुआ। और ऑक्सीजन किसके साथ जुटा? ठीक है। देखिए, SO2 से ऑक्सीजन निकासन तो अपचयन कहलाता है। अतः SO2 का S में अपचयन हो रहा है, अतः पदार्थ जो अपचयित हो रहा है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। चलिए, और देखिए ये जो है H2S, ठीक है, H2S है, तो H2S किस में बदल रहा है, तो S में बदल है, यानी इसमें से आपको हाइड्रोजन बाहर निकल गया। तो जब हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन का बाहर निकलना मतलब वो ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब उपचयन हुआ। ठीक है। यानी इसका उपचयन हुआ दोस्तों, इसका इसका उपचयन हुआ H2S का। ठीक है। तो ये हो गया। चलिए अब इसमें क्या है, उपचायक और अपचायक, है ना। तो एक चीज ध्यान दीजिए दोस्तों, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसको जो है आ, उसको अवकारक बोला जाता है, और जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसको ऑक्सीकारक बोला जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये H2S से हाइड्रोजन बाहर निकला, यानी इसका क्या हुआ, तो ऑक्सीकरण हुआ, यानी कि ये अवकारक हो जाएगा। ठीक है। ये अब कारक हो जाएगा ये। तो यहाँ पर H2S क्या है, अवकारक है। ठीक है। चाहे और अवकारक, तो H2S बी में है ना।
देखिए दोस्तों, तो उपचयन हो रहा है, इसलिए हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर में उपचयित हो रहा है। ठीक है, उपचयित हो रहा है। आयोडीन H2S से हाइड्रोजन निष्कासित हो रहा है, इसलिए आयोडीन उपचायक है। ठीक है, आयोडीन इसमें क्या है देखिए, आयोडीन के साथ क्या हुआ कि हाइड्रोजन जुट गया। तो आयोडीन के साथ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जुट जाना क्या होता है, अवकरण होता है। अवकरण होता है दोस्तों, अवकरण यानी कि अपचयन। ठीक है, तो अपचयन होता है, तो आयोडीन का अपचयन हुआ, इसीलिए यह क्या हो गया, उपचायक हो गया। ठीक है, अगला देखिए, I2 का परिवर्तन, I2 का परिवर्तन HI में हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर I2 का परिवर्तन जो दोस्तों देखिए, I2 का परिवर्तन HI में हो रहा है। ठीक है, तो I2 का परिवर्तन HI में हो रहा है, यह आयोडीन के हाइड्रोजन का योग है। परिभाषा के अनुसार हाइड्रोजन का योग अपचयन होता है, इसलिए आयोडीन हाइड्रोजन आयोडाइन HI में अपचयित हो रहा है। हाइड्रोजन सल्फाइड अपचयन के लिए आवश्यक हाइड्रोजन प्रदान कर रहा है, इसलिए हाइड्रोजन सल्फाइड H2S अपचायक है। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है यहाँ पर, ये अपचायक हो गया, यानी इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि उपचयन हो रहा है। तो उपचयन हो रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया, अपचायक हो गया। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं दोस्तों प्रश्न। उपचयन एवं अपचयन की उदाहरण सहित संक्षेप में व्याख्या कीजिए। देखिए, किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। इसके विपरीत पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। ठीक है, उदाहरण देखिए, कॉपर चूर्ण के सतह पर कॉपर ऑक्साइड यानी कि 2 की काली परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ क्यों बना, देखिए, यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है। ठीक है, कॉपर ऑक्सीजन जुटा, ये ताप इसको गर्म किया गया तो 2CuO बना। ठीक है, देखिए, यदि इस गर्म पदार्थ के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए CuO और हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पर Cu और H2O, इस कारण से। देखिए, अभिक्रिया के दौरान जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है, और जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है। आगे देखिए, अभिक्रिया में कॉपर सेकेंड ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसीलिए यह अपचयित हुआ है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए यह उपचयित हुआ है। अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। इन अभिक्रियाओं को उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे CuO प्लस H2, ये गर्म हुआ तो Cu और H2O बना। ठीक है, देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया का कुछ और उदाहरण है, जैसे देखिए, ZnO प्लस C, और ये Zn और प्लस CO बना है। ये MnO2 प्लस 4HCl, तो बना MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl बना। कहने का मतलब है दोस्तों कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया साथ साथ होता है, तो उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, अभिक्रिया में कार्बन उपचयित होकर CO तथा ZnO अपचयित होकर Zn बनता है। उपचयित का मतलब दोस्तों ऑक्सीकरण हुआ, अपचयित का मतलब अवकरण हुआ। ठीक है, अभिक्रिया में HCl Cl2 में उपचयित हुआ है। ठीक है, यानी अभिक्रिया में HCl जो है सो Cl2 में क्या हो गया, वो उसका ऑक्सीकरण हुआ है, और MnO2 MnCl2 में अपचयित हुआ है, यानी MnO2 जो है MnCl2 में उसका
वो उसका अवकरण हुआ है। ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इस तरह से हमने देखा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो क्लास 10 के लिए जो 2026 में वार्षिक परीक्षा होने वाली है, तो उसी के लिए रसायन शास्त्र से भी आई दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को और उसका उत्तर को भी हम लोग इसमें साथ साथ देखे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।